गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारा जो सब्जेक्ट है उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसमें एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है प्रोजेक्ट सिलेक्शन, फॉर्मुलेशन एंड अप्रेजल। किस प्रकार से आप किसी प्रोजेक्ट का चयन करते हो, उसका मूल्यांकन करते हो, उसको किस प्रकार से फॉर्मुलेट करते हो, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट से। आप सभी जानते हो प्रोजेक्ट क्या होता है। फोर्थ सेमेस्टर में आपने माइनर प्रोजेक्ट बनाया है। उसके बाद फिफ्थ फोर्थ सेमेस्टर के बाद आप लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे गए, तो उसका भी आपने एक रिपोर्ट बनाया है। मतलब आप वो एक प्रोजेक्ट था आपका, 1 महीने का ट्रेनिंग, और उसकी एक रिपोर्ट आपने बनाई। और अभी फाइनल सेमेस्टर में भी आपको एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना है, उसकी रिपोर्ट फाइल भी बनानी है। तो प्रोजेक्ट होता क्या है, परियोजना होता क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। हो सकता है इस चैप्टर के द्वारा आपको अपने मेजर प्रोजेक्ट का जो फाइल बनाना है, या जो मेजर प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसको किस प्रकार से आप सेलेक्ट करना है, किस प्रकार से फॉर्मुलेट करना, उसका मूल्यांकन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो आज का हम ये जो चैप्टर है प्रोजेक्ट सिलेक्शन, फॉर्मुलेशन एंड अप्रेजल, इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट, परियोजना। प्रोजेक्ट से आप क्या समझते हो? जैसे अभी आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, मेजर प्रोजेक्ट, सभी को एक ग्रुप बना दिया गया है कि आपको एक्स प्रोजेक्ट बनाना, आपको वाई प्रोजेक्ट बनाना, आपको जेड प्रोजेक्ट बनाना है। तो अब आप क्या कर रहे हो कि उस प्रोजेक्ट के इनिशियल इंफॉर्मेशन से लेकर उसको फाइनल इंफॉर्मेशन तक, मतलब उसके बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी हो सकती है आप जुटा रहे हो, जितने ज़्यादा डाटा, आंकड़े, उसकी जानकारियाँ, इंफॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड रिसर्च है, उन सारी चीज़ों को आप पढ़ रहे हो, सर्च कर रहे हो, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट में जो भी चीज़ों की कमी है या अपने प्रोजेक्ट को और अच्छे तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सको। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट होता है, जो परियोजना होता है, उससे तात्पर्य है कि पूंजी विनियोजन के लिए किसी भी ऐसे अवसर से जिसमें लाभोपार्जन की संभावनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परियोजना उद्यमी के लिए नवीन विनियोग का एक ऐसा सुनहरा अवसर है जिसमें लाभ की संभावनाओं का पूर्व मूल्यांकन कर लिया जाता है। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जो गवर्नमेंट लेके आती है, तो उन प्रोजेक्ट में क्या होती है कि वो किस प्रकार से लोगों के लिए लाभोपयोगी होगी, या उसमें कितना सुअवसर लाभ उपार्जन की उपलब्धता होगी, इसके बारे में उस प्रोजेक्ट से समझा जाता है। तो प्रोजेक्ट से तात्पर्य कि जब हम किसी पूंजी का इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पे आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हो, तो किसी भी ऐसे अवसर में पूंजी का निवेश करना जिसमें आपको प्रॉफिट की संभावनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। परियोजना या जो प्रोजेक्ट होता है वो किसी भी उद्यमी के लिए नवीन इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा सुनहरा अवसर है जिसमें लाभ की संभावनाओं का पूर्व मूल्यांकन कर लिया जाता है। जैसे मुझे आज के समय में क्या है, मेडिकल जो है, जो मास्क बना रहे हैं, जो सैनिटाइज बना रहे हैं, जो मेडिकल रिलेटेड इक्विपमेंट या मेडिसिन बना रहे हैं, वो सभी क्या है, जो प्रोजेक्ट है वो सभी कैसे हैं, लाभ के रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं। लोग उसमें इन्वेस्ट करके प्रॉफिट ले सकते हैं। तो डेविड क्लिफ्टन एंड फिकी के अनुसार प्रोजेक्ट क्या है, यहाँ पे जो हमारे विचारक हैं डेविड क्लिफ्टन और फ्लिकी, वो प्रोजेक्ट के विषय में अपने जो विचार दे रहे हैं, जो अपना मतलब एक जानकारी है वो बता रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट से आशय किसी नए बिजनेस की स्थापना करना, वर्तमान उत्पाद मिश्रण में किसी नई वस्तु को जोड़ना होता है। एक परियोजना एक मशीन अथवा एक संपूर्ण संयंत्र से संबंधित हो सकता है। तो यहाँ पे डेविड क्लिफमैन और फिकी जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट से आशय यह है कि किसी नए बिजनेस की स्थापना करना, या वर्तमान में यदि कोई बिजनेस चल रहा है, कोई प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस प्रोडक्शन में कुछ नया मिश्रण करके, कुछ नया मिलाकर किसी नई वस्तु को जोड़ना होता है। तो जो परियोजना होती है वो किसी एक मशीन या पूरे
संयंत्र से संबंधित हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट या परियोजना कहलाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट, परियोजना की क्या विशेषताएं होती हैं? तो किसी भी परियोजना में निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक है। पहला, इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन, गहन अवलोकन। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो विनियोग के अवसर आपको मिल रही है, उसकी जानकारी को प्राप्त कर उद्यमी को संबंधित उपक्रम के विभिन्न पहलुओं का गहन अवलोकन करना आवश्यक होता है। मतलब यदि आपको कहीं से जानकारी मिल रही है कि इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने से हमें प्रॉफिट हो सकता है, तो इन्वेस्टमेंट के पहले आपको उससे रिलेटेड सारी जानकारियों को कीन ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसमें प्रॉफिट होने की संभावनाएं हैं कि नहीं। तो गहन अवलोकन, इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन बहुत ही जरूरी होता है किसी भी परियोजना के लिए। दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी, उद्देश्यात्मकता। तो किसी भी प्रोजेक्ट या किसी प्रोजेक्ट निर्माण एक शुद्ध व्यावसायिक उद्देश्य के लिए व्यावसायिक मान्यताओं और सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, ना कि भावनात्मक आवेशों अथवा मानसिक दशाओं पर आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है, उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो क्लियर होनी चाहिए, उसकी उद्देश्य जो है वो स्पष्ट रूप से व्याख्या होनी चाहिए कि जो भी आप प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हो वह किसी शुद्ध व्यावसायिक उद्देश्य के लिए हो रहा है कि व्यावसायिक मान्यताओं और सिद्धांतों पर भी आधारित होना चाहिए, ना कि भावनात्मक या आवेश अथवा मानसिक दशाओं पर आधारित होना चाहिए। तीसरा है इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता। परियोजना के प्रत्येक पक्ष को बिना किसी पूर्वाग्रह के निष्पक्ष रूप से जांच के अंतर्गत ही शामिल करना चाहिए। मतलब यदि हम कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से पार्शियलिटी होनी चाहिए, कोई भी चीज छुपी नहीं होनी चाहिए, हाइड नहीं होना चाहिए, और किसी पूर्वाग्रह के निष्पक्ष रूप से जांच के अंतर्गत ही किसी प्रोजेक्ट को शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है फिजिबिलिटी ऑब्जर्वेशन, व्यवहार्यता आंकलन या व्यवहार्यता अध्ययन। तो प्रोजेक्ट के टेक्निकल एंड फाइनेंशियल पक्ष की भी व्यवहार्यता का आंकलन उचित टेक्निकल के आधार पर किया जाना चाहिए, ना कि मान्यताओं के आधार पर। तो जो भी हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं, जो भी हम परियोजना को स्टार्ट कर रहे हैं, वो जो परियोजना है वो टेक्निकली और फाइनेंशियली पक्ष की व्यवहार्यता के आधार पर होना चाहिए, ना कि किसी भूतपूर्व मान्यताओं या किसी अंदेशे के आधार पर हमें उसको मान्यता या उसको शामिल करना चाहिए। पूरी तरीके से जो भी आपकी परियोजना है वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ बेस होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल सफिशिएंसी, वित्त की पर्याप्तता। तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त फाइनेंस की अवधारणा महसूस की जाती है। पर्याप्त वित्त की स्थिति में परियोजना की सफलता के अवसरों में भी वृद्धि होती है। यदि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए जितनी भी लागत की ज़रूरत है, जितने भी फाइनेंस या पूंजी की ज़रूरत है, वो आपके पास उपलब्धता होनी चाहिए। क्योंकि यदि पर्याप्त वित्त की स्थिति है तो परियोजना की सफलता के अवसरों में वृद्धि होगी, और यदि वित्त की कमी है तो आपका जो प्रोजेक्ट है, आपकी जो परियोजना है, उसमें बहुत ही अवरोध उत्पन्न होगा और हो सकता है कि आपकी परियोजना कुछ समय के लिए रुक भी जाए। तो इसलिए जो भी आप प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, जो भी परियोजना आप लगा रहे हैं, तो उस परियोजना के लिए जितने भी वित्त की, जितने भी फाइनेंस की ज़रूरत है, वो आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। नेक्स्ट है लीगल सिस्टम, वैधानिक व्यवस्थाएं। तो किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी परियोजना को तैयार करते समय समस्त वैधानिक औपचारिकताओं का पालन किया जाना चाहिए। पूरे रूल रेगुलेशन और जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल फॉर्म है, उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए ही अपने प्रोजेक्ट में स्टेप्स बढ़ाने चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर किसी भी प्रकार की कोई भी ऑब्स्ट्रैकल, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट उस प्रोजेक्ट में नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, संगठनात्मक व्यवस्थाएं। किसी प्रोजेक्ट की सफलता के लिए आवश्यक है कि उपयुक्त संगठन का निर्माण समय पर कर लिया जाए। यदि आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड
जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है कि किस प्रकार के कितने आदमी हमें चाहिए, स्किल्ड पर्सन कितने होने चाहिए, लेबर कितने होने चाहिए, किस तरह के टेक्निकल स्किल्स के पर्सन की हमें ज़रूरत होगी, ये सारी इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत आते हैं। तो हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए संगठनात्मक व्यवस्थाएं भी करके रखनी चाहिए। नेक्स्ट है रिस्क एनालिसिस, जोखिम विश्लेषण। प्रत्येक लाभप्रद कार्य में जोखिम से भरा होता है। जो भी आप प्रॉफिटेबल कार्य करते हो या कोई भी अगर आप नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम चालू करते हो, तो उसमें भी कुछ ना कुछ जोखिम होते ही हैं। तो उन जोखिमों का विश्लेषण करना, उनको एनालाइज करना और उस परियोजना में जोखिम तत्व की संपूर्ण जानकारी को पूर्व में ही प्राप्त कर लेना, ये सारे जोखिम विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सोशल यूटिलिटी, सामाजिक उपयोगिता। तो कोई भी जो आप परियोजना स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी सामाजिक उपयोगिता कितनी है, इसके बारे में भी जानकारी आपको जुटा लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट यदि सामाजिक रूप से उपयोगी नहीं है, तो उसकी कम से कम उपयोग किया जाएगा, जिसमें लाभ की जो अवधारणा है उसमें कमी आएगी। तो प्रत्येक उद्यमी को परियोजना की सामाजिक उपयोगिता होती है। परियोजना का निर्माण सामाजिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखने से परियोजना में लाभप्रद एवं विख्यात या उसकी ख्याति बढ़ती है। ठीक है, तो सोशल यूटिलिटी भी आपके उस प्रोजेक्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट है सामूहिक कार्य, वर्क ग्रुप। तो किसी भी परियोजना के निर्माण में विधिवक्ताओं, वित्त विशेषज्ञों, अभियंताओं, उत्पादन विशेषज्ञों का संयुक्त योगदान होता है। अतः इसे एक सामूहिक कार्य मानकर किया जाना चाहिए। मतलब जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है, वो क्या है, एक ग्रुप वर्क है। उस ग्रुप वर्क में, उस परियोजना में बहुत से लोग लगे होते हैं, जैसे कि जो फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, टेक्निकल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, प्रोडक्शन एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये सभी अपना जो है कंबाइन एफर्ट लगाकर, अपने योगदान देकर आपके परियोजना को संपूर्ण करते हैं। अतः इसे एक सामूहिक कार्य मानकर किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका वर्क प्लान, कार्य योजना। तो किसी भी परियोजना के निर्माण के साथ ही उसके कार्यान्वयन की एक विस्तृत योजना का भी निर्माण कर लेना चाहिए। मतलब हम कोई यदि परियोजना बना रहे हैं, तो उस परियोजना के लिए सबसे पहले क्या है, प्लानिंग की जरूरत होती है कि हमें जो भी प्रोजेक्ट, जो हमारी परियोजना है, उसको हम किस प्लान के तहत करेंगे, किस प्रकार से करना है, क्या क्या चीज़ों की जरूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कार्य योजना, वर्क प्लान के अंतर्गत आती हैं। तो किसी भी परियोजना के निर्माण के साथ ही उसके कार्यान्वयन की एक विस्तृत योजना का भी निर्माण कर लेना चाहिए। तो ये जो 11 पॉइंट थे, ये क्या थे, आपके परियोजना की विशेषताएं थी। तो किसी भी परियोजना की संपूर्णता और उसको पूर्ण होने में और उसको लाभप्रद स्थिति में लाने के लिए प्रोजेक्ट में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहला तो जो है वो क्या है, इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन, गहन अवलोकन। दूसरा है उद्देश्यात्मकता, ऑब्जेक्टिविटी। तीसरा है इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता। चौथा है फिजिबिलिटी, ऑब्जर्वेशन, व्यवहारता आकलन। पांचवा है फाइनेंशियल सफिशिएंसी, वित्त की पर्याप्तता। छठवां है लीगल सिस्टम, वैधानिक व्यवस्थाएं। सातवां है ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, संगठनात्मक व्यवस्थाएं। आठवां है रिस्क एनालिसिस, जोखिम विश्लेषण। नौवां है सोशल यूटिलिटी, सामाजिक उपयोगिता। 10वां है सामूहिक कार्य, वर्क ग्रुप। और आखिरी है आपका कार्य योजना, वर्क प्लान। तो ये जो 11 पॉइंट हैं, किसी भी परियोजना की मुख्य विशेषताएं हैं जो उस परियोजना के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। क्लियर है? अब प्रोजेक्ट सिलेक्शन, किसी भी परियोजना का चयन हम किस प्रकार से करते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट को चयन करते समय हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि वो जैसा कि विशेषताओं के आधार पर देखा गया कि किसी भी परियोजना का मतलब सामाजिक उपयोगिता है कि नहीं, है ना, और व्यवहारिक रूप से वो उपयोगी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमें किसी भी परियोजना के चयन के समय ध्यान में रखना चाहिए। तो उद्योग या व्यवसाय की स्थापना करने से पहले
उसका चयन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक किसी परियोजना या व्यवसाय का चयन नहीं किया जाएगा, तब तक उस परियोजना, उद्योग या व्यवसाय को स्थापित करने के लिए आगे की अन्य प्रक्रियाएं कैसे प्रारंभ की जा सकती हैं। तो अपनी क्षमता, रुचि व अनुभव के आधार पर प्राथमिक रूप से चुनी गई 4 से 6 परियोजनाओं का अध्ययन करके उनमें से किसी एक परियोजना का अंतिम रूप से चुनाव करना और उसमें धन लगाने का निर्णय करना परियोजना चयन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाता है। तो आपको जो भी प्रोजेक्ट हैं उनका गहन विश्लेषण करना, इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन करना, सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखना, उस परियोजना के लिए सफिशिएंट फाइनेंस की उपलब्धता है कि नहीं, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स संगठनात्मक रूप से लोग उपस्थित हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षमता, अपनी रुचि, अपने अनुभव के आधार पर परियोजना का अध्ययन करके किसी परियोजना का अंतिम रूप से चुनाव करना और उसमें धन लगाने का निर्णय करना ही क्या कहलाता है, हमारा परियोजना चयन या प्रोजेक्ट सिलेक्शन कहलाता है। तो किसी भी परियोजना चयन के जो आधार हैं वह निम्नलिखित हैं। पहला, जैसे बेस ऑन प्रोजेक्ट सिलेक्शन, किसी परियोजना के चयन के लिए जो मुख्य आधार हैं वह निम्नलिखित हैं। पहला, उद्यमी द्वारा निर्णय लेना कि जो वस्तु उत्पादित की जानी है वह क्या होगी, उसकी प्रक्रिया, उपयोग क्या होंगे। मतलब हम जो भी प्रोडक्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी उपयोगिता क्या है, उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा, इसका निर्णय लेना। दूसरा, वस्तु के उत्पादन हेतु चुनी गई उत्पादन प्रक्रिया का वर्णन करना। तीसरा, उद्योग के आकार का चयन एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। चौथा, उद्योग के स्वामित्व का स्वरूप का निर्धारण करना। पांचवा, व्यवसाय में लगाई जाने वाली पूंजी की संरचना तय करना। छठवां, एक उद्योग को चलाने के लिए कच्चे माल, मजदूरों की मजदूरी, स्टेशनरी, बिजली, पानी, पैकेजिंग, यातायात, संचार, विज्ञापन, मशीनों की टूट फूट आदि हेतु नगद कार्यशील पूंजी की आवश्यकता इत्यादि। उत्पादन लागत का अनुमान लगाना। किसी परियोजना में सामान्य व तकनीकी श्रम आवश्यकताओं का निर्धारण करना। संयंत्र अभिन्यास या प्लांट लेआउट का डिज़ाइन क्या होगी, लागत क्या आएगा, इसका निर्धारण करना। परियोजना के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, संचार इत्यादि सेवाओं का निर्धारण करना। तो ये मुख्य आधार हैं जिनके बेस मानते हुए, जिनको आधार मानते हुए हम अपने प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते हैं। तो ये मुख्यतः आपके 10 आधार हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट के सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो मैंने जो आपको आज परियोजना के बारे में बताया, या परियोजना की जो विशेषताएं होती हैं, या किसी भी परियोजना के चयन हम कैसे करते हैं, किस आधार पर करते हैं, इसके बारे में मैंने आज आपको इस क्लास के माध्यम से बताया है। यदि आपको किसी भी चीज़ या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो या कहीं पे कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे प्रोजेक्ट्स या परियोजना से रिलेटेड और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।